हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी जो कि फाइनल सीए एएफएम में है। उस टॉपिक के बॉन्ड रिफंडिंग वाला कॉन्सेप्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हम सम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बॉन्ड रिफंडिंग वाला कॉन्सेप्ट इसमें कवर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, वेरी लॉजिकल सम। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में बेसिकली सी हम जब बॉन्ड रिफंडिंग बोलते हैं तो बॉन्ड रिफंडिंग में बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है। इट मींस काफी बार क्या होता है, हमने कुछ लोन लिया होता है। से हमने लोन लिया 12% पे, और आगे जाके उसका जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है वो 10% हो गया है। मतलब अगर मैं नया बॉन्ड इश्यू करूं, नया डिबेंचर इश्यू करूं, तो मुझे 10% पे मैं लोन इश्यू कर सकूंगा। तो हमें क्या सोचना है कि 12% लोन को कंटिन्यू करें या उसको रिडीम करने के लिए हम न्यू डिबेंचर इश्यू करें जो कि 10% डिबेंचर या 10% बॉन्ड होगा जिसका इंटरेस्ट रेट 10% है। तो हम न्यू बॉन्ड इश्यू करके हमें ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करना है। इन शॉर्ट हमें सोचना है कि ओल्ड बॉन्ड को कंटिन्यू करें या न्यू बॉन्ड जो कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है वो बॉन्ड हम इश्यू करें और उसके पैसे से ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करें। स्टार्ट करते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज 300 million रुपीज 12% बॉन्ड विथ 6 years रिमेनिंग टू मेच्योरिटी। हमारा जो ओल्ड बॉन्ड है उस पर हमें 12% इंटरेस्ट देना है। सिंस इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग, ABC Limited is contemplating of refunding these bonds with a 300 million issue of 6 years bond carrying a coupon rate of 10%। बेसिकली हम क्या सोच रहे हैं कि ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करके, आई मीन सॉरी, न्यू बॉन्ड इश्यू करके जो पैसे आएंगे उस पैसे से ओल्ड को रिडीम कर देंगे। तो जहां पे हम 12% इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अब फ्यूचर में हम 10% पे करेंगे। पर इसके कनेक्टेड कुछ और एक्सपेंसेस भी है, वो भी हमें कंसिडर करना है। इशू कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड, अगर हम न्यू बॉन्ड इशू करेंगे तो हमें 6 million का इशू कॉस्ट होगा। एंड द कॉल प्रीमियम इज 4%। मतलब अगर हम ओल्ड बॉन्ड को उसके ड्यू डेट के पहले, उसके मेच्योरिटी के पहले रिडीम करेंगे तो हमें 4% प्रीमियम भरना पड़ेगा। ओके, 9 million being the unamortized portion of issue cost of old bond can be written off no sooner the old bonds are called off। इसका मतलब ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर हम न्यू बॉन्ड इशू करेंगे तो जो ओल्ड बॉन्ड का अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट, मतलब ओल्ड बॉन्ड जब हमने इशू किया होगा तो हमने उस पर इशू कॉस्ट किया होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट, तो उसको हमने धीरे धीरे करके एमोटाइज किया होगा। पर आज के दिन में 9 million अनअमोर्टाइज कॉस्ट है जो हमें राइट ऑफ करना होगा। फाइन, आगे। मार्जिनल रेट ऑफ एबीसी, टैक्स रेट दिया है, मार्जिनल टैक्स रेट। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन। ओके, जैसे मैंने बताया एग्जाम पॉइंट से हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने के चांसेस भी बहुत होते हैं और इसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर लॉजिकल नहीं समझा तो ये हम सोल्यूशन लिख नहीं पाएंगे प्रॉपर्ली। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सम का अप्रोच जो है ना, वो मोर ऑफ कैपिटल बजटिंग चैप्टर के अप्रोच जैसा है। देखते हैं, सम करेंगे फिर समझेगा। सबसे पहले मुझे पीवी फैक्टर डिसाइड करना है। ओल्ड रेट 12% है और न्यू रेट 10% है। तो जो पीवी फैक्टर देखा जाएगा वो हमेशा न्यू रेट देखा जाता है। न्यू रेट पीवी फैक्टर के लिए हमेशा हम न्यू रेट देखते हैं। तो चलिए देखता हूं। पहले यहां पे लिखते हैं न्यू इंटरेस्ट रेट जो है, न्यू इंटरेस्ट रेट वो हमारा 10% है। न्यू रेट, ओल्ड 12% था। तो हमारा पीवी फैक्टर क्या होगा? पीवी फैक्टर जो होता है ना, वो हमेशा पोस्ट टैक्स होता है, पोस्ट टैक्स रेट। तो 10 × 1 - T, 1 - टैक्स रेट, तो 7% हमारा पोस्ट टैक्स हो गया। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता हूं पैसा तो मुझे 10% तो रेट मिलना ही चाहिए। तो मैं 100 रुपीज पे 10 रुपीज अर्न करूंगा, पर उस 10 रुपीज पे मुझे 30% टैक्स भरना है। तो 30 रुपीज, 3 रुपीज, 10 रुपीज का 3 रुपीज गया, तो हाथ में कितना बचा? 7। तो दैट इज माई इनकम रेट। तो वो मेरा पीवी फैक्टर होगा, वो मेरा पीवी फैक्टर होगा। और मैं एक और फैक्टर फाइंड करके रख देता हूं ताकि मुझे आगे बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े। पीवी आई एफ ए 10%, 7 years, 6 years, सॉरी हमारा 6 साल बाकी था। और अरे 10% नहीं, 7% हमारा पी फैक्टर जो है वो है 7%। पीवीआईएफए 7% के हिसाब से 6 years का। 1 डिवाइड बाई 1.07, 1 साल, 2
3, 4, 5 एंड 6। तो ये हो गया हमारा 4.766। अब हम आगे जाते हैं, सम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑप्शन ओपन है, दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, हम ओल्ड बॉन्ड को कंटिन्यू करेंगे, हम ओल्ड बॉन्ड को कंटिन्यू करेंगे। और सेकंड ऑप्शन है कि हम न्यू बॉन्ड को इश्यू करके ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करेंगे। हमारे पास ब्रॉडली ये दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आई रिपीट, जो ओल्ड बॉन्ड है वही कंटिन्यू करेंगे, नया कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा चलता रहेगा। और सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे कि भाई अगर मैं ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करने के लिए न्यू बॉन्ड इश्यू करूं तो मेरे क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे। तो बेसिकली ये एक्सपेंस अप्रोच सम है, ये एक्सपेंस अप्रोच सम है। जो भी एक्सपेंसेस है वो हम काउंट करेंगे और फिर दोनों ऑप्शन में चेक करेंगे, जहां पे एक्सपेंसेस कम होगा उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। चलो पहला, कंटिन्यू ओल्ड बॉन्ड, पहले हम करेंगे कंटिन्यू ओल्ड बॉन्ड। अगर मैं ओल्ड बॉन्ड कंटिन्यू करता हूं तो क्या होगा, देखिए ऑब्वियस है, अगर मैं ओल्ड बॉन्ड कंटिन्यू करूंगा तो सबसे पहले मुझे 12% रेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। 12% रेट पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे कितना, 12%। और हमारा बॉन्ड का वैल्यू क्या है, 300 मिलियन, ये हम मिलियंस में चलने देंगे। तो देखो 300 मिलियन पे एवरी ईयर हम 12% इंटरेस्ट पे करेंगे। पर इंटरेस्ट जो है वो तो टैक्स डिडक्टेबल होता है, मतलब उस पर टैक्स सेव होगा। तो इसीलिए इंटू 1 - t, आई होप ये ओके है सबको, इंटू 1 - t। क्यों 1 - t, क्योंकि इंटरेस्ट अगर मैं भरूंगा, अगर मैं 1 रुपया इंटरेस्ट भरता हूं तो उस पर मेरा 30% टैक्स सेव होता है, तो नेट में 70% ही भरता हूं। और ये चीज हमारा हर साल होगा, हम हर साल पे करेंगे, हर साल पे करेंगे। तो 300 पे 12%, दैट इज 36 रुपीज, हम एवरी ईयर भरेंगे 36 मिलियन। पर टैक्स सेविंग के वजह से इंटू 0.7, हमारा इफेक्टिव आउटफ्लो 25.2 होगा। और हर साल हम ये करेंगे, इसीलिए इंटू 4.766। तो ये आ गया 120.1032 मिलियंस, ये मिलियंस में है, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। और क्या फैक्टर है, अगर मैं ओल्ड बॉन्ड कंटिन्यू करता हूं तो क्या क्या फैक्टर्स है। तो हमने जो इशू कॉस्ट इनकर किया था उसका जो अनअमोटाइज्ड पोर्शन है, अनअमोटाइज्ड मतलब सबको पता है, अनअमोटाइज्ड मतलब जो हमने राइट ऑफ नहीं किया, वो भी तो राइट ऑफ होगा हर साल। उस पे हम एक्सपेंस नहीं करेंगे, उस पे हम सिर्फ टैक्स सेविंग लेंगे। रीजन, अरे एक्सपेंस तो पहले हो चुका है ना, 2-4 साल पहले हो चुका है जब हमने बॉन्ड इश्यू किया था। डिसीजन मेकिंग में हम फ्यूचर के कॉन्सेप्ट देखते हैं, फ्यूचर के आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज देखते हैं। तो खर्चा तो पहले हो चुका था, तो हम खर्चे नहीं लेंगे, लेकिन उस पर जो टैक्स सेविंग है वो काउंट करेंगे। तो टैक्स सेविंग्स, टैक्स सेविंग्स ऑन, टैक्स सेविंग्स ऑन इशू कॉस्ट, जो ओल्ड बॉन्ड है उसका जो इशू कॉस्ट हमने इनकर किया था उस पर टैक्स सेविंग्स काउंट करना है, उसका आउटफ्लो नहीं काउंट करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो पहले ही हो चुका है। 9 मिलियन अनअमोटाइज्ड है, यहां से 6 साल बचा है तो डिवाइड बाई 6, दैट मीन्स एवरी ईयर हम 1.5 का एमोटाइजेशन करेंगे और उस पे हमारा टैक्स सेव होगा, तो इंटू 0.3। और ये हर साल होगा, ये हर साल होगा। तो 9 डिवाइड बाई 6 दैट इज 1.5 इंटू 0.3 इंटू 4.766, तो ये हो गया 2.1447। ये इनकम है, इसीलिए मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं। देखिए मैं बता रहा हूं, मैं ये एक्सपेंस अप्रोच कर रहा हूं, एक्सपेंस अप्रोच। एक्सपेंस अप्रोच मतलब जो भी हमारे एक्सपेंसेस है उसे हम पॉजिटिव लिखेंगे और जो हमारे इनकम है उसको मैं नेगेटिव लिखूंगा, क्योंकि एक्सपेंस अप्रोच है, इसमें एक्सपेंस मेन डोमिनेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, बोला सर यहाँ पे तो आपने 1 - t लिया पर यहाँ पे सिर्फ t लिया, ये क्यों ऐसा। देखिए सिंपल है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो इंटरेस्ट है उसमें हम इंटरेस्ट हर साल पे करने वाले हैं और हर साल टैक्स सेविंग भी होगा, इसीलिए 1 - t। लेकिन जो ओल्ड बॉन्ड का हमारा इशू कॉस्ट है वो तो खर्चा तो हमारा पहले ही हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिर्फ उसको एमोटाइज करेंगे एवरी ईयर और उसका टैक्स सेविंग लेंगे, हम एक्सपेंस इनकर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए 1 - t नहीं। 1 - t कब किया जाता है, जब खर्चा भी अभी हो रहा है और टैक्स सेविंग भी अभी हो रहा है, तो 1 - t हम नेट लेते हैं।
पर यहाँ पे हम 1 - t नहीं ले पाएंगे, हम यहाँ पे सिर्फ t लेंगे क्योंकि खर्चा पहले हो चुका है। फाइन। और कुछ फैक्टर्स है, अगर हम ओल्ड बॉन्ड कंटिन्यू करेंगे तो और कोई भी फैक्टर नहीं है। दैट्स इट। हम इसका टोटल लेंगे 120.1032 माइनस 2.1447, ये हो गया हमारा 117.9585। ओके सबको। अब यहाँ पे ना एक चीज है जो स्टूडेंट्स को लगता है कि आना चाहिए, वो क्या है? ये जो बॉन्ड है हम रिडीम करेंगे आफ्टर 6 years, तो उसका आउटफ्लो भी होगा। तो देखा जाए तो इवन दैट शुड बी कंसीडर्ड। 6 साल के बाद तो रिडीम करोगे ना, तो वो तो आउटफ्लो काउंट करना है, लेकिन वो इग्नोर करेंगे। उसका रीजन है, हम जो दो ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन में 6 साल के बाद हमें बॉन्ड को रिडीम तो करना ही है। तो इट्स अ कॉमन थिंग। और हम जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसमें जब जो दो ऑप्शन में कोई कॉमन रहेगा तो हम वो इग्नोर करते हैं। दोनों में नहीं लेना है, या दोनों में लोगे तो भी चलेगा। ओके, पर ज्यादा बेटर होता है नहीं लेना, नहीं लेना बेटर है। आई होप ये ओके सबको। ये ऑप्शन 1 जो है कंटिन्यू ओल्ड बॉन्ड, 6 साल के बाद मुझे बॉन्ड को रिडीम करना है, 300 million पे करना होगा। पर वो तो ऑप्शन 2 में भी होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 2 में जो न्यू बॉन्ड इश्यू करूंगा वो भी तो 6 साल बाद रिडीम करना है। तो वो दोनों ऑप्शन में कॉमन है, इसीलिए हम उसे इग्नोर करते हैं। फाइन। अब हम सेकंड ऑप्शन में आते हैं। ये हमारा एक ऑप्शन हो गया। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 है हम न्यू बॉन्ड इश्यू करेंगे फॉर रिडम्पशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड। इश्यू न्यू बॉन्ड। फाइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम न्यू बॉन्ड इश्यू करेंगे तो उसमें हमें कुछ पैसे मिलेंगे 300 million। एग्जैक्ट 300 million ही करेंगे, पैरेलल करेंगे, ताकि ओल्ड बॉन्ड भी 300 पे करना है। ये इनकम में पैसे आ रहे हैं, और मैंने बताया हम एक्सपेंस अप्रोच कर रहे हैं। एक्सपेंस अप्रोच सम में एक्सपेंस को पॉजिटिव लेते हैं, इनकम को नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंस डोमिनेंट है। पूरा सम एक्सपेंस के एंगल से चल रहा है। यहाँ पे कोई कोई सेल्स टाइप नहीं है जो हम इनकम के एंगल से सोचें। अच्छा, न्यू बॉन्ड इश्यू करेंगे, इतना पैसा आएगा, तो उससे हम क्या करेंगे? हम ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करेंगे। हम ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करेंगे तो ये 300 हमारा एक्सपेंस हो गया, पैसा गया, आउटफ्लो हो गया, तो ये तो कट जाएगा। अब हम इंटरेस्ट पे करेंगे ऑन न्यू बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट, हम इंटरेस्ट पे करेंगे ऑन न्यू बॉन्ड। कितना इंटरेस्ट है? 300 million पे न्यू बॉन्ड पे 10% इंटरेस्ट पे करना है। वही तो मेन फायदा था, वही तो मेन बेनिफिट था कि 300 पे हमें 10% इंटरेस्ट ही पे करना है। और उस पर टैक्स सेव भी तो होगा, उस पर टैक्स सेव भी होगा। हम 1 रुपया पे करेंगे लेकिन 30 पैसा टैक्स के फॉर्म में सेव होगा। और इनटू PVIFA, क्योंकि ये हर साल होगा 4.766, ये हमारा हर साल होगा। तो 300 इंटू 10%, दैट मीन्स 30 रुपीज का, 30 million रुपीज का आउटफ्लो होगा। पर इफेक्टिव इंटू 0.7, 21 रुपीज इफेक्टिव आउटफ्लो है, और ये हर साल होगा। तो ये आउटफ्लो हो गया 100.086। ओके, तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब और क्या फैक्टर्स है, सोचो और क्या फैक्टर्स है। हम ओल्ड बॉन्ड जब रिडीम करेंगे तो हमें इस पे प्रीमियम भी देना है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, कॉल प्रीमियम 4%, तो हमें 4% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्यों प्रीमियम पे करना पड़ रहा है? क्योंकि हम उसको जल्दी रिडीम कर रहे हैं। तो प्रीमियम, या कॉल प्रीमियम लिख देते हैं। कॉल प्रीमियम कितना है? 4%। तो 300 million पे 4%, तो इतना प्रीमियम पे करना है। अब इसमें एक चीज समझो, ये जो हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका टैक्स सेविंग्स हम किस तरीके से क्लेम करेंगे? क्या उसका टैक्स सेविंग्स हम एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा करके क्लेम करेंगे, डिवाइड बाई 6 करेंगे, कि नहीं हम एक साथ क्लेम करेंगे उसका टैक्स सेविंग? तो इसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर वन थिंग, कि कोई भी एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंस जो है वो ओल्ड बॉन्ड से कनेक्टेड है कि न्यू बॉन्ड से। पहले वो देखो। अगर वो ओल्ड बॉन्ड से कनेक्टेड है, और अब हम कौन सा केस डिस्कस करें? ऑप्शन 2 में डिस्कस कर रहा हूं। कोई भी अगर ओल्ड बॉन्ड से कनेक्टेड है तो वो तो हम रिडीम कर रहे हैं, तो उसका खर्चा कोई भी हम इमीडिएटली उसका टैक्स सेविंग करेंगे। उसका टैक्स सेविंग्स हम इमीडिएट करेंगे, इमीडिएटली। लेकिन जो न्यू बॉन्ड से कनेक्टेड एक्सपेंस होंगे वो हम राइट ऑफ करेंगे इन 6 years। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि हम ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करने के लिए न्यू बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं, तो ओल्ड बॉन्ड का एग्जिस्टेंस फिनिश हो गया है। तो अगर कोई भी एक्सपेंस है जो ओल्ड बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो हम उसे इमीडिएटली राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि जब बॉन्ड ही नहीं रहा तो उसका एक्सपेंस कैसे दिखेगा? तो उसे इमीडिएट राइट ऑफ करना पड़ेगा। और न्यू बॉन्ड से जो भी कनेक्टेड रहेगा
उसको 6 ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे, तो अकॉर्डिंगली टैक्स सेविंग्स भी 6 ईयर्स में होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, तो ही हमें आगे का कॉन्सेप्ट समझेगा, आगे का सम समझेगा, अदरवाइज डाउट रहेगा। चलो यहाँ पे आते हैं। तो कॉल प्रीमियम जो है ये ओल्ड बॉन्ड का है कि न्यू बॉन्ड का है, पहले वो सोचो। तो ऑब्वियसली ये ओल्ड बॉन्ड का है, तो 300 पे 4% मतलब 12 मिलियन मुझे पे करना है। 12 मिलियन मुझे पे करना है, मैं पे अभी कर रहा हूं, और टैक्स सेविंग कब होगा, वो भी अभी हो रहा है, तो इसीलिए इंटू 1 माइनस 0.3। और ये तो हम स्टार्टिंग में पे कर रहे हैं, इसलिए पीवी फैक्टर इंटू 1 ही है। तो 12 मिलियन इंटू 0.7 दैट इज 8.4, तो ये मेरा एक्सपेंस हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, ओल्ड बॉन्ड का जो भी होगा वो हम इमीडिएटली उसका टैक्स सेविंग लेंगे, और जो न्यू बॉन्ड का होगा वो हम ओवर द इयर्स लेंगे। तो चलो ये कॉल प्रीमियम हो गया हमारा। फिर हम लेते हैं इशू कॉस्ट। न्यू बॉन्ड इशू करेंगे तो उसका इशू कॉस्ट भी तो होगा, इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड, और उस पर टैक्स सेविंग भी होगा, टैक्स सेविंग्स ऑन ऑन न्यू बॉन्ड इशू प्राइस, इशू कॉस्ट ऑन न्यू बॉन्ड इशू कॉस्ट। उस पर टैक्स सेविंग हमें दो चीज कंसिडर करना है, एक इशू कॉस्ट कंसिडर करना है और दूसरा उस पर टैक्स सेविंग। तो चलो पहले इशू कॉस्ट क्या है वो देख लें जरा। तो इशू कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड विल बी, इशू कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड विल बी 6 मिलियन। चलो 6 मिलियन उसका इशू कॉस्ट है, तो वो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिखूंगा क्योंकि एक्सपेंसेस है मेरे लिए। अब उस पर टैक्स सेविंग्स हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं सेपरेटली, हम उसे 1 माइनस टी टाइप्स क्यों नहीं कर रहे हैं वो समझो। क्यों हम 1 माइनस टी डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, क्यों सेपरेट ले रहे हैं? देखो 1 माइनस टी हम कब करेंगे, 1 माइनस टी किया जाएगा जब खर्चा भी अभी हो रहा है और टैक्स सेविंग भी इमीडिएट हो रहा है, तो हम 1 माइनस टी करेंगे। लेकिन क्या ये जो इश्यू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड है उसमें हम इमीडिएट टैक्स सेविंग ले पा रहे हैं? तो नहीं। सबसे पहले खर्चा कब होगा, एक्सपेंस कब होगा, आउटफ्लो कब होगा, अभी डे वन पे। लेकिन क्या उसका टैक्स सेविंग डे वन पे ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये न्यू बॉन्ड है और न्यू बॉन्ड को हमें राइट ऑफ करना है 6 ईयर्स में। न्यू बॉन्ड का इशू कॉस्ट आई मीन न्यू बॉन्ड से कनेक्टेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमें 6 ईयर्स में राइट ऑफ करना है, तो उसका टैक्स सेविंग्स एक साथ नहीं होगा, इसीलिए सेपरेटली कंसिडर करना है। देखो इसमें प्रॉपर्ली समझो कब हम 1 माइनस टी करेंगे और कब हम सेपरेटली वन आउटफ्लो अलग लेंगे, टैक्स सेविंग अलग लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरा टैक्स सेविंग्स और आउटफ्लो सेम पॉइंट पे हो रहा है, एक ही टाइम पे हो रहा है, तो हम 1 माइनस टी करेंगे। लेकिन अगर मेरा आउटफ्लो आज हो रहा है पर टैक्स सेविंग्स ओवर द इयर्स हो रहा है, तो हमें दोनों को सेपरेट कंसिडर करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन न्यू बॉन्ड हम एवरी ईयर पे करेंगे और इमीडिएटली टैक्स सेविंग्स होगा, इसलिए 1 माइनस टी। कॉल प्रीमियम ऑन ओल्ड बॉन्ड हम आज ही पे कर रहे हैं और टैक्स सेविंग भी आज ही होगा, क्यों? क्योंकि ओल्ड बॉन्ड से कनेक्टेड है, क्योंकि ये ओल्ड बॉन्ड से कनेक्टेड है। और फाइनली अब आते हैं इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड। खर्चा कब होगा? ऑब्वियसली डे वन। खर्चा कब होगा? डे वन पे ना, आज इनकर करेंगे, स्टार्टिंग में इनकर करेंगे। पर क्या टैक्स सेविंग स्टार्टिंग में होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? अरे ये न्यू बॉन्ड है ना, तो न्यू बॉन्ड से कनेक्टेड जो भी चीजें है वो हम 6 ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे। तो चलो उसका टैक्स सेविंग अलग से कंसिडर करते हैं, 6 डिवाइड बाई 6। तो एवरी ईयर हम 1 रुपी का, 1 मिलियन रुपी का टैक्स सेविंग लेंगे इंटू 0.3, मतलब 1 राइट ऑफ होगा और उस पर 30% टैक्स सेव होगा। और ये हर साल होगा ना, ये हर साल होगा। तो 6 डिवाइड बाई 6, 1 मिलियन हमारा पीएनएल डेबिट होगा, उस पर हम 30% टैक्स सेव करेंगे और ये हर साल होगा। और ये हमारे लिए इनकम है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 1.4298। आई होप ये समझा। और लास्ट है टैक्स सेविंग्स, ये भी एक फैक्टर बचा है, कौन सा? टैक्स सेविंग्स ऑन ओल्ड बॉन्ड इशू कॉस्ट, ऑन अनअमोर्टाइज्ड अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड, अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड। तो ओल्ड बॉन्ड जो था उसका अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट कितना था? वो था 9 मिलियन, वो 9 मिलियन था। ओल्ड बॉन्ड का अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट था 9 मिलियन। अच्छा, अब ये जो 9 मिलियन है, मुझे बताओ क्या इसका हम खर्चा अभी कर रहे हैं? नहीं, खर्चा तो पहले ही हो चुका था, 2 3 साल 4 साल पहले हो चुका था जब इशू किया था। तो अब हमें टैक्स सेविंग कंसिडर करना है। सेकेंड थिंग, अब वो टैक्स सेविंग हम किस तरीके से कंसिडर करेंगे? क्या हम उसे एक साथ लेंगे या हम उसे राइट ऑफ करेंगे 6 ईयर्स में? तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ओल्ड बॉन्ड से कनेक्टेड है और ओल्ड बॉन्ड से जो भी कनेक्टेड रहेगा वो इमीडिएट करेंगे, क्यों? क्योंकि जब ओल्ड बॉन्ड ही नहीं रहा तो उसका टैक्स सेविंग्स कैसे होगा? तो वो भी एक साथ ही करना पड़ेगा। आई मीन ओल्ड बॉन्ड नहीं है तो उसका एक्सपेंस कैसे कैरी करोगे? ओल्ड बॉन्ड नहीं रहा तो उसका एक्सपेंस भी नहीं कैरी करोगे, वो एक साथ राइट ऑफ करना है। और क्वेश्चन में लिखा भी, अगर तुम देखोगे ना, तो इट कैन बी इमीडिएटली रिटर्न ऑफ, ऐसा लिखा भी है
देखो 9 million being the unamortized portion of issue cost of old bond can be written off no sooner the old bonds are called off। तुम जैसे ही ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करोगे तुम उसके इशू कॉस्ट को इमीडिएटली राइट ऑफ कर पाओगे। तो इस 9 को हम इमीडिएटली राइट ऑफ करेंगे इनटू पॉइंट। देखो फिर से समझो, वन मैनिस्ट्री नहीं कर रहा हूं। क्यों वन मैनिस्ट्री कब करोगे? जब खर्चा भी आज हो रहा है और टैक्स सेविंग भी आज हो रहा है। इसमें खर्चा आज हो रहा है नहीं, वो तो पहले हो चुका था, संक कॉस्ट हो चुका है, पास्ट कॉस्ट इग्नोर करो। हमें डिसीजन मेकिंग के लिए फ्यूचर फ्यूचर चीजें देखनी होती है। हाँ, लेकिन टैक्स सेविंग हम इमीडिएटली ले रहे हैं तो 9 एक साथ राइट ऑफ होगा और उसका इसीलिए उसका टैक्स सेविंग्स इमीडिएट होगा। और ये तो डे वन में ही हो रहा है, डे वन में ही हो रहा है, इसीलिए उसका पीवी फैक्टर इंटू 1 होगा 2.7 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है। दैट्स इट। हमने सब फैक्टर्स कंसिडर कर लिए हैं। ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करने के लिए न्यू बॉन्ड इशू किया, न्यू बॉन्ड पे इंटरेस्ट, ओल्ड बॉन्ड का कॉल प्रीमियम, न्यू बॉन्ड का इशू कॉस्ट, ओल्ड बॉन्ड का इशू कॉस्ट या उसका टैक्स सेविंग सब कंसिडर कर लिया है। अब हम टोटल करते हैं 100 प्लस 0.086 प्लस 8.4 प्लस 6 माइनस 1.4298 माइनस 2.7। तो ये आया हमारा 110.3562। ये है हमारा पीवी ऑफ आउटफ्लो। इसका मतलब अगर हम न्यू बॉन्ड इशू करेंगे तो हमारा खर्चा होगा 110, जबकि ओल्ड बॉन्ड में हमारा खर्चा क्या था 117। तो न्यू बॉन्ड में फायदा है तो हम डेफिनेटली वही करेंगे। तो सेविंग्स इफ न्यू बॉन्ड इशू, सेविंग्स इफ न्यू बॉन्ड issued is equal to 117.9585 minus 110.3562। तो नेट सेविंग्स हो गया 117.9585 माइनस 110.3562। तो नेट सेविंग्स हो गया 7.6023। दैट्स इट। देयरफॉर ऑप्शन 2 शुड बी सिलेक्टेड। ऑप्शन 2 शुड बी सिलेक्टेड। आई होप सबको ये समझा होगा। इस सब में मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या ध्यान रखना था, कब हमें 1 माइनस टी करना है, कब हमें इंटू टी करना है और कब हमें 1 अलग लेना है, टी अलग लेना है। एक बार शॉर्ट में फिर भी समराइज करता हूं। इंटरेस्ट पे ले आते हैं। इंटरेस्ट में हमने क्या किया था? इंटरेस्ट में हमने 1 माइनस टी किया था। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट में मैं आउटफ्लो भी आज कर रहा हूं और मेरा टैक्स सेविंग्स भी आज ही हो रहा है। मतलब आज इन द सेंस हर साल मैं करूंगा तो जिस पॉइंट पे कर रहा हूं उसी पॉइंट पे टैक्स सेव हो रहा है, इसीलिए हम इस पे 1 माइनस टी कर रहे हैं। कॉल प्रीमियम पे आ जाओ। कॉल प्रीमियम ओल्ड बॉन्ड का जो था कॉल प्रीमियम वो हम आज पे कर रहे डे वन पे और टैक्स सेविंग भी आज ही करना है। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो बताया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी एक्सपेंस जो ओल्ड बॉन्ड से कनेक्टेड है वो हम इमीडिएटली राइट ऑफ करेंगे। क्यों राइट ऑफ करेंगे इमीडिएटली? क्योंकि देखो ना, जब बॉन्ड ही नहीं रहा तो उसका एक्सपेंस कैसे बैलेंस शीट में कैरी करोगे? लेकिन जो न्यू बॉन्ड है उसे हम 6 ईयर्स में कैरी करेंगे, उसे हम 6 ईयर्स में कैरी करेंगे। तो ओल्ड बॉन्ड पे जो हम कॉल प्रीमियम पे कर रहे हैं वो हम प्रीमियम डे वन पे कर रहे हैं और उसका टैक्स सेविंग्स भी इमीडिएटली होगा, इसीलिए 1 माइनस टी। फिर हमने जो न्यू बॉन्ड इशू किया है वो हमने इशू तो आज किया है, उसका खर्चा तो आज होगा लेकिन टैक्स सेविंग्स आज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये न्यू बॉन्ड है। क्योंकि ये न्यू बॉन्ड है तो उसका जो टैक्स, उसका जो एक्सपेंस है वो हम 6 ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे। तो 6 ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे तो उसे हम 6 ईयर्स में उसका टैक्स सेविंग्स लेंगे। इसीलिए टैक्स सेविंग्स अलग पॉइंट पे हो रहा है, खर्चा अलग पॉइंट पे हो रहा है, तो मैंने दोनों को सेपरेट कंसिडर किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सपेंस लिया, यहाँ पे टैक्स सेविंग लिया। अब क्योंकि ये पार्ट खाली टैक्स सेविंग्स है, क्योंकि ये पार्ट खाली टैक्स सेविंग्स है, इसीलिए यहाँ पे खाली 0.3 आएगा, खाली 0.3। और ओल्ड, फिर नेक्स्ट है ओल्ड बॉन्ड का इशू कॉस्ट। इशू कॉस्ट तो पहले इनकर हो चुका था और ओल्ड बॉन्ड है तो इमीडिएटली राइट ऑफ करेंगे। तो जो 9 मिलियन अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट था उस पर हमने 0.3 इमीडिएटली राइट ऑफ किया। इमीडिएटली हमने उसका बेनिफिट ले लिया, हमने उसका बेनिफिट भी इमीडिएटली ले लिया। आई होप दिस इज ओके। तो यही इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स ऑफन डाउट पूछते हैं, बोला सर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एफआर जो है उसमें तो हम कुछ अलग ही सीखते हैं कि बॉन्ड जब प्रीमियम पे इशू करेंगे या डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो उसका अकाउंटिंग थोड़ा अलग होता है, पर इसे इस सब में एफआर और एएफएम को कनेक्ट नहीं किया गया, सेपरेट रखा गया है। एफआर के कॉन्सेप्ट हम एफआर में अप्लाई करते हैं और एएफएम इज मोर ऑफ लॉजिकल प्रैक्टिकल। इसमें हम ये नहीं करते, आई मीन
इसमें हमने ओल्ड से सोल्यूशन एटलीस्ट जो है वो ओल्ड से ही कंटिन्यू किया, न्यू एफआर के जो प्रोविजन है इंड AS 109 में, वो सब के प्रोविजंस को मर्ज नहीं किया है, सेपरेट रखा है। ओके, आई होप दिस इज ओके, फाइन। चलो, ये सम को प्रॉपर्ली रिवाइज करो। दिस सम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दो। ओके, ऑफन ये पूछते हैं, बॉन्ड रिफंडिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो ऑफन आते हैं एग्जाम में। ओके, चलो बाय। ये सम को फिर से रिवाइज करो एंड डू इट प्रॉपर्ली। चलो बाय।